आज हमारा टॉपिक है ब्रेडिंग स्केल। बेसिकली जैसे हम यूज़ करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल GCS यूज़ करते हैं पेशेंट का कॉन्शियस लेवल को मॉनिटर करने के लिए, उसको असेस करने के लिए, इसी तरह करके हम एक ब्रेडिंग स्केल है जो यूज़ करते हैं। बेसिकली जो हम प्रेशर अल्सर्स होते हैं या ब्लड सोर्स होते हैं उसकी रिस्क असेसमेंट करने के लिए कि कोई भी हमारे पास जो पेशेंट्स हैं ICU में स्पेशली और मेडिकल वार्ड्स में जो पेशेंट मीन्स के जिनकी मोबाइलिटी में इशू है, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल में प्रॉब्लम है, पेशेंट की न्यूट्रिशन में इशू है, तो वो लोग जो हैं उनमें प्रेशर अल्सर्स का कितना रिस्क है। तो हम ये पेशेंट का ब्रेडिंग स्केल के थ्रू हम उसकी स्कोरिंग कर लेते हैं और स्कोरिंग के बाद फिर हमें आइडिया होता है कि पेशेंट जो हमारा कितना रिस्क है। बेसिकली जो ब्रेडिंग स्केल है ये आपका पोस्ट RN BSN के जो स्टूडेंट्स हैं, BSN के स्टूडेंट्स को डिग्री होती हैं, उनके सिलेबस में, उनके जो सिलेबस है उसमें यूनिट 3 में है ये कंटेंट आपका ब्रेडिंग स्केल। और उसके बाद जो हमारे पोस्ट बेसिक डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं जो कि स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, IAO कर रहे हैं, पीड्स में कर रहे हैं, इमरजेंसी में कर रहे हैं या कि ICU CCU में कर रहे हैं, मेडिसिन सर्जरी में कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन सब का जो PLC का सिलेबस है वो सेम है। तो आपका यूनिट 4 जो है उसमें ब्रेडिंग स्केल जो है वो आपके कंटेंट में है। इस वजह से मैंने आज ये ब्रेडिंग स्केल लिए। इसके लिए आजकल जो मैं सारे लेक्चर्स बना रही हूँ वो ही हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और स्टूडेंट्स को वाइवा के दौरान पूछे जाते हैं, स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के दौरान जो है पूछे जाते हैं। दैट्स वाई बहुत ही ईजी वर्ड्स में, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये लेक्चर्स आजकल डिलीवर कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ ऐसा करें कि मेरा चैनल से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें ताकि नेक्स्ट की जो भी वीडियोस होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली आपको पहुँच जाएंगे, क्योंकि मैं जो है सबके साथ शेयर करना मुश्किल हो जाता है। ओके जी, तो हम स्टार्ट करते हैं कि ब्रेडिंग स्केल क्या है। ओके जी, हम इसको रिस्क असेसमेंट, जैसे मैंने बोला है, हम रिस्क असेसमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं। किस चीज़ की रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं? पेशेंट को अल्सर्स डेवलप होने की, ब्लड सोर्स डेवलप होने का कितना रिस्क है। ठीक है, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं हमारे कौन से पेशेंट्स हैं जिनको हाई रिस्क है, जो कौन से पेशेंट्स हैं जिनको लो रिस्क है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग टू फिर हमें गाइडलाइन मिल जाती है कि हमने प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे लेने हैं उन पेशेंट्स के लिए जो लो रिस्क है। उनके लिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या लेंगे, उनका पोस्चर चेंज करते हैं या न्यूट्रिशन का उनका रिहाइड्रेट करते हैं या उसकी हाइजीनिक कंडीशन जो है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो जो वो लोग हैं, जो वो पेशेंट्स हैं जो कि हाई रिस्क पे हैं, उनके लिए ऑब्वियसली हमें ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं उनको ज़्यादा मीन्स के ड्यूरेशन, उसका इंटरवल जो होगा वो कम रखना पड़ेगा और उनकी जो केयर है, उनकी पोस्चर है उसमें। तो इसके लिए हमें क्या आइडिया हो जाता है कि हम कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स किस स्पेसिफिक पेशेंट के लिए हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे। ओके, उसके बाद हमारा ब्रेडिंग स्केल की इसकी रिस्क असेसमेंट के थ्रू हमें ये भी आइडिया हो जाता है कि हम अपने जो है एक डॉक्यूमेंटेशन का सोर्स है। आपके पास ICU में पेशेंट आया, आपको आइडिया हो गया कि इस पेशेंट की स्कोरिंग, इसका ब्रेडिंग स्केल की स्कोरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लो है, मीन्स के लो है, इसका मतलब है इसको रिस्क जो है वो हाई है। ठीक है, इसकी इन्वर्स रेशो है। अगर आपका ब्रेडिंग स्केल जो है उसकी स्कोरिंग लो है, इट्स मीन कि उस पेशेंट को हाई रिस्क है ऑफ डेवलपिंग ब्लड सोर्स। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आप उस पेशेंट की डॉक्यूमेंटेशन कर लोगे और आपका पेशेंट, जब सपोज कि आपके ICU में 10 पेशेंट्स हैं तो 3-4 पेशेंट ऐसे हैं जो कि हाई रिस्क के हैं, तो आप उन पेशेंट्स को ज़्यादा जो है 2 आवर्ली की बजाय 1 आवर्ली 1.5 आवर्ली उसकी पोस्टर चेंज करते हो, या बाकी सारे हम नेक्स्ट जो पैरामीटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उन सब का फोकस करते हैं। ओके जी, उसके बाद ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो आपका पेशेंट आएगा उसको एडमिशन के बाद से आपका ट्रांसफर इन हुआ है तो विद इन 6 आवर्स आप ट्राई करिए कि आप उसको ये रिकमेंडेड है कि आप विद इन 6 आवर्स जो है पेशेंट का एक बार ब्रेडिंग स्केल जो है उसको मेंटेन कर लें, उसकी स्कोरिंग कर लें। बिकॉज कि ये ना हो कि आपने स्कोरिंग ना की हो और आपकी बेस लाइन डाटा जो है वो आपको नहीं मिलेगा। फिर माइट बी के पेशेंट जो है वो आया है और वो हाई रिस्क पे है और आपने 6 आवर्स में उसकी असेसमेंट नहीं की है, प्रॉपर उसकी स्किन असेसमेंट नहीं की है, उसकी इंस्पेक्शन नहीं किया है, तो वो वर्स उसका हो सकता है। उसके अल्सर जो है विद इन 6 आवर्स भी डेवलप हो सकते हैं उनके पूरे सर्कुलेशन की वजह से, इमोबाइलिटी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से। ओके जी, नेक्स्ट ये है कि जो भी पेशेंट होगा टू बी रिपीटेड, उसकी जो केयर है, जो उसकी कंडीशन है उसको आप असेस करोगे फ्रीक्वेंट इंटरवल से
अगर पेशेंट स्टेबल है तो उसको रेगुलर इंटरवल से आप करोगे, और अगर पेशेंट की कंडीशन डिटोरिएट होती है, उसकी कंडीशन चेंज होती है, तो फिर आप क्या करोगे कि आप उस पेशेंट का, जैसे पेशेंट का आईसीयू में है पेशेंट, किसी टाइम पेशेंट का सीपीआर होता है या पेशेंट को इंट्यूबेशन का मीन्स की इंट्यूबेशन होती है, आप उसके बाद पेशेंट पैरालाइज और सेडेट कर देते हो, तो उसके बाद आपने पेशेंट का ज़रूरी है कि आप उसका सारा जो है असेसमेंट दोबारा करें, और उसका जो सारी बेटिंग वगैरह है, पैम्पर वगैरह है, हर चीज़ को देखें, और उसकी मतलब ये कि उसकी पोस्टर वगैरह का ख्याल रखें। तो इस तरीके से क्या है कि आपने पेशेंट जो आपका है, जो रेगुलरली आप देख रहे थे, जो स्टेबल पेशेंट है, और दूसरा पेशेंट जो कि सडन अगर उसकी कंडीशन चेंज हुई है, तो फिर आप उसको भी देखोगे, उसका स्कोरिंग मेनटेन करोगे। इसके अलावा जो ब्रेडन स्केल है, इट वॉज डिवेलप्ड इन 1984 बाय ब्रेडन, ठीक है, एंड बाय गेस्ट्रॉम। A risk scoring Braden scale is a risk scoring method for pressure ulcer, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, which uses 6 different risk factors to classify the threat for the development of pressure ulcers in patients। तो ये 6 फैक्टर्स हैं, जो 6 हमारे पास जो है वो पैरामीटर्स हैं, जिनकी बेस पे हम पेशेंट को असेस करते हैं कि उसमें कितना रिस्क है ऑफ डेवलपिंग प्रेशर अल्सर और ब्रेड सोर्स, ठीक है। तो इसको वन बाय वन हम डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट आके। तो ये देखें कि आपका जो फर्स्ट है वो है सेंसरी परसेप्शन ऑन पोजीशन। पेशेंट का जो सेंसरी परसेप्शन है, पेशेंट जो है सेंसेस के हवाले से, कॉन्शियस लेवल के हवाले से सेंसरी उसका परसेप्शन कैसा है, राइट। नंबर 2 पे आप देखोगे कि पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, पेशेंट का इनटेक क्या है, पेशेंट ओरली कितना ले रहा है, पेशेंट का डिहाइड्रेशन स्टेटस या हाइड्रेशन स्टेटस क्या है, राइट। उसके बाद फ्लूइड इनटेक क्या है पेशेंट का। उसके बाद आई है कि फ्रिक्शन एंड शियर, जो पेशेंट कुछ बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, और उसकी वजह से भी ये होता है कि उसका जो स्किन है वो पील ऑफ हो जाती है, स्किन ब्रेक डाउन हो जाती है। और उन लोगों का एक तो हमारे जो पेशेंट जो क्रिटिकल इल होते हैं, उनमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, डिहाइड्रेशन, और उसके बाद जब फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, आप जब बेडशीट्स वगैरह देखते हो, पेशेंट्स के लीवन देखते हो, नीचे रिंकल्स होते हैं, उसकी वजह से टेबल्स वगैरह नीचे आ जाती हैं, उनकी वजह से पेशेंट जो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, तो उसकी वजह से पेशेंट का क्या है कि फ्रिक्शन और शेयर हो सकता है। नेक्स्ट है कि मोबाइलिटी, हमारा जो फोर्थ जो है पैरामीटर, जो 4 हमारा फैक्टर है, वो क्या है, मोबाइलिटी। मीन्स कि पेशेंट मोबाइल कितना है, आउट ऑफ बेड कितना जाता है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा मॉइस्चर। पेशेंट जो है वो मॉइस्चर वेटिंग कितनी हो रही है, ठीक है, तो उसके पैम्पर में या यूरिन इनकॉन्टिनेंस तो नहीं है, तो उसकी वजह से क्या है, मॉइस्चर कितना हो रहा है, क्योंकि वेटिंग जब होगी तो उसमें भी अल्सर्स डेवलप होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी, कि पेशेंट आउट ऑफ बेड जो है वो कितना चलता है, पेशेंट जो है चेयर पे रहता है या बेड पे है, बेड बाउंड है या क्या है। तो इन सब पैरामीटर्स को हम वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। ओके, ईच आइटम इज स्कोर्ड बिटवीन 1 and 4 गाइडेड बाय अ डिस्क्रिप्टर। तो आप हमारा नेक्स्ट जो है वो डिस्क्रिप्टर है, उसके अकॉर्डिंग टू हम इसको, ये सारे जो हमारे पैरामीटर्स हैं 6, इनको हम कितनों में करते हैं, इन सब के 4 स्कोर है और 1 है जिसकी 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को हम 23 टोटल हो गए हमारे। और जब हमारा द लोअर द स्कोर द ग्रेटर द रिस्क, तो ये बात आपने इसमें की पॉइंट है, देखिए कि आपका जब स्कोर जो है वो कम होता जाएगा, तो डेवलपिंग रिस्क ऑफ डेवलपिंग बेड सोर जो है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये इनवर्स रेशो है, मीन्स कि अगर आपका स्कोर ज़्यादा है तो आपके रिस्क कम है, और अगर आपका स्कोर जो है वो लो है तो आपका रिस्क जो है वो आपके पेशेंट का वो ज़्यादा है ऑफ गेटिंग बेड सोर्स। 15 प्लस अगर हमारा आता है, हमने बोला कि हमारे 6 पैरामीटर्स हैं, जिसमें से 4 सबके हैं और एक जो उसका कितना है 3 है, तो इसका मतलब टोटल 23 है। अगर 15 प्लस होता है, 15 से ज़्यादा मीन्स कि 15 हो गया, 16, 17, 23 तक हो गया, तो इन सब अगर 15 से आपका ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को लो रिस्क है, राइट, ठीक है। तो पेशेंट को लो रिस्क है ऑफ डेवलपिंग बेड सोर्स। अगर 13 to 14 है तो इस मीन के मॉडरेट, और उसके बाद अगर 12 और लेस है तो हाई रिस्क है, और वेरी हाई और सीवियर रिस्क है वो कब है, बिलो 9। तो ये आपने ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि आपके रिस्क जो है किस पॉइंट पे कितना आ रहा है, ठीक है। टोटल हमारे कितने हुए, 23 हो गए।
ठीक है। और 23 में से अगर 15 और 15 प्लस है तो इसका मतलब लो रिस्क है, और वेरी हाई रिस्क है जब पेशेंट का बिलो 9 है, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। अगर पेशेंट का बिलो 9 है ब्रेडिन स्केल की स्कोरिंग, तो इट्स मीन कि ये अलार्मिंग है, पेशेंट को सीवियर रिस्क है ऑफ गेटिंग बेड सोर्स। बाकी ब्रेडिन स्केल की ये लिमिटेशन भी है, एडवांटेज भी हमने काफ़ी देखे, उसके साथ हमारी ये डिसएडवांटेज भी है। लिमिटेशन है मीन्स कि उसमें डिसएडवांटेज तो नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं, लिमिटेशन कह सकते हैं। तो वो ये कि इट डजंट कंसिडर प्री एग्जिस्टिंग और प्रीवियस प्रेशर अल्सर्स। ये नहीं हमें करता कि भाई पेशेंट को प्रीवियस अल्सर्स है तो उनमें हम क्या मतलब ये कि कितना रिस्क होगा पेशेंट को ना। हम क्योंकि करंट स्टेटस है पेशेंट का, हेल्थ स्टेटस, हम सिर्फ उसको देख के हम ये कैटेगराइज करते हैं कि पेशेंट कौन से मीन्स की कैटेगरी जो है, ये हमारी सीवियर और ये जो मॉडरेट और लो रिस्क है, कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। लेकिन तो कहते हैं कि अगर प्रीवियसली पेशेंट को है मीन्स के सोर्स हैं तो ये स्केल जो है हमें उस चीज़ में हेल्प नहीं करता कि हमारे इस पेशेंट को कितना ज़्यादा रिस्क है नेक्स्ट उसको वर्स होने का। ठीक है, ओके। उसकी स्कोरिंग कैसी है ब्रेडिन स्केल की, इसको आपने देखना है कि जैसे आपके सेंसी परसेप्शन हमने देखा, उसके बाद मॉइस्चर है, एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी, मोबाइलिटी है, न्यूट्रिशन है और फ्रिक्शन एंड शियर है। अब देखें इन सब में जो है ना 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट्स है सबके, राइट। और एक का ठीक है, वो कौन सा है, फ्रिक्शन एंड शियर। ठीक है, जिसमें हमारा पेशेंट जो है वो रेस्टलेस है, बहुत ज़्यादा मतलब ये कि एजिटेटेड है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है कि वो फ्रिक्शन वगैरह की वजह से उसकी स्किन जो पील ऑफ हो सकती है। रिपीटेडली जब वो रब करता है तो स्किन को एजिटेशन की वजह से या रेस्टलेस होने की वजह से, तो उसकी वजह से फिट्स वगैरह पेशेंट्स को होते हैं, जो पेशेंट न्यूरो के होते हैं उनमें भी ये इशू होता है, तो उनके फ्रिक्शन और शियर जो है उसकी वजह से उनका बेड सोर्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा सेंसरी परसेप्शन जो है वो नो इम्पेयरमेंट है तो 4 हम इसको देंगे, स्लाइटली है तो 3 होगा, वेरी लिमिटेड है तो 2 होगा, कम्प्लीटली लिमिटेड है तो 1 होगा। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे कि नो इम्पेयरमेंट, स्लाइटली इम्पेयरमेंट और इसको और डिटेल में कि इसका क्या मतलब है, ताकि आपको ये मैंने एक स्लाइड दूसरी बनाई थी, ज़रा इसको मीन्स के ज़रा सिंपल करके, ताकि आपको इसको याद करना इजी हो जाए, आप इसको अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए। ठीक है, मॉइस्चर रेयरली मॉइस्ट होता है तो 4 देंगे, और अगर आपको ओकेजनली होता है, कभी कभार होता है, तो इसका मतलब ई शिफ्ट में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, तो इसमें तो 3 हो गया, वेरी मॉइस्ट तो 2 हो गया, और कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट है तो 1 हो जाएगा। जितना जितना इसका स्कोर है, जैसे सपोज की कोई पेशेंट है आपके पास और उसकी स्कोरिंग जो है वो आप देखते हो, फर्स्ट वाली 2 आ रही है, सेकंड वाले में भी 2 आ रहा है, अगले वाले में 3 आ रहा है, तो आप 2 + 2 4, और अगर आप इसमें 3 कहते हो तो 7, और इसमें सपोज कि आप कहते हो 3 है तो फिर इसमें 10, और अगर आप आगे जाकर कहते हो कि इसमें 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आप उसमें ऐड करते जाओगे और उसको अकॉर्डिंग कर बताओगे कि आपके पेशेंट को कितना रिस्क है गेटिंग बेड सोर्स। ठीक है, क्लियर है ये? ओके जी, अब हम देखेंगे कि सेंसरी पर 1 बाय 1 हम सारे पैरामीटर्स को डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारा जो है सेंसरी परसेप्शन, ये है कि एबिलिटी टू रिस्पॉन्स मीनिंगफुली टू प्रेशर रिलेटेड डिस्कम्फर्ट। अगर पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट, कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिस्पॉन्स करता है, पेशेंट हिलता जुलता है, ऐसा है, या हमारे कुछ सेंसेस जो हैं उसकी मीन्स के पेन से रिस्पॉन्स करता है, जैसे GCS में आप देखते हो पेन से रिस्पॉन्स करता है, या पेशेंट वर्बल रिस्पॉन्स करता है। तो उसमें आप देखिए कम्प्लीटली लिमिटेड, जब जिसमें हम 1 स्कोर दे रहे थे, जो सबसे नीचे था उसमें क्या है, कम्प्लीटली लिमिटेड है। उसमें क्या है, पेशेंट जो है वो क्या है कि टोटली अनरिस्पॉन्सिव है। ठीक है, वो कोई मौन वगैरह नहीं कर रहा, कोई मतलब हल्की सी आवाज़ वगैरह भी नहीं, जो पेशेंट करा जैसे रहा होता है वैसा भी नहीं है, कुछ गैसिंग वगैरह नहीं कर रहा, और पेनफुल स्टिमुलाई से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ठीक है, ड्यू टू डिमिनिश लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और सिडेशन। एक तो ये है कि पेशेंट जो उसको आपने पैरालाइज किया हुआ है, आपने उसको सेडेट किया हुआ है, जैसे आपके पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं, या पेशेंट जो है उनको आपने, या पेशेंट सीवियरली जो है उनको स्टेटस एपिलेप्टिकस जैसा कोई इश्यू होता है, तो इन कंडीशंस में आप पेशेंट को टोटली पैरालाइज कर देते हो। तो ये भी हो सकता है कि पेशेंट जो है वो डीप कोमा में हो, और ये भी न्यूरोलॉजी का पेशेंट, या ये भी हो सकता है कि पेशेंट को आपने खुद जो है पैरालाइज किया हुआ हो। तो इन दिस कंडीशन कम्प्लीटली लिमिटेड है पेशेंट का जो रिस्पॉन्स है। इसके अलावा लिमिटेड एबिलिटी टू फील पेन ओवर मोस्ट ऑफ द बॉडी सर्फेसिस, और ये है कि थोड़ा बहुत अगर पेन उसको फील हो भी रहा है तो मोस्ट ऑफ द बॉडी को वो पेन फील नहीं कर रहा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, 1 दोगे। जिन पेशेंट को आपने पैरालाइज किया हुआ है उनको भी आप 1 दोगे, राइट।
उसके बाद है वेरी लिमिटेड रिस्पॉन्स ओनली टू पेनफुल स्टिमुलाई। अगर आप पेशेंट को पेन करते हो तो उसके बाद पेशेंट है रिस्पॉन्स करता है तो आप उसको वेरी लिमिटेड में 2 मार्क्स दोगे, राइट। उसके बाद स्कोर दोगे ना। कैट कम्युनिकेट डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट बाय मोर्निंग और रेस्टलेस। अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होता भी है तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकता, अपना डिस्कम्फर्ट